आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, यूपीएससी में एक बड़ा ही ये प्रचलन रहा है कि जिसका प्रीलिम्स निकलता है ना, भले वो मेंस में फंस रहा हो, एक आध नंबर से फंस रहा हो या इंटरव्यू में फंस गया हो, हम लोग के साथ भी सब ऐसा ही रहा। तो जो भी प्रीलिम्स में फंसता है ना, जो प्रीलिम्स जिसका क्लियर होता है वो हर बार क्लियर होता है। ये आपने एक टेंडेंसी देखी होगी कि एक बार प्रीलिम्स हो रहा है तो दोबारा भी हो रहा है, तीसरी बार भी हो रहा है, चौथी बार भी हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि उनके स्टैटिक का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ नॉट अ फिजिकल कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिजिकल कंसेप्ट नहीं है, वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि एक बिलीफ है हमको कि भाई एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है। इंडियन डायनेमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत सीरियस चेंजेस होना, इसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारे देश के बहुत बड़े लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, आप चाहे किसी का भी नाम लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, एम.एन. रॉय साहब आए, पंडित नेहरू आए, उसमें के.एम. मुंशी आए, बहुत लोग, जितने भी बड़े लीडर्स को जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, ये सारे के सारे बहुत टॉप क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और बाहर के संविधानों को बड़े अच्छे से समझने वाले लीडर्स थे। और यहीं से जो आइडिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो और स्ट्रांग होता है। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी मंजिल बयान एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटी सीरीज़ में। तो इसी सीरीज़ में जो हमने पहला वीडियो किया उसमें हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कैसे कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों लोग लॉज को एक्सेप्ट करने लगे, कैसे हम एक नोमैडिक सोसाइटी से एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में फॉर्म हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, और कैसे उसमें मैंने आपको सारा पूरा कहानी वहानी बता दिया उसका कि कैसे लोग इतना इंडिफरेंट हुए। जो यूरोपियन कंसेप्ट था वहाँ पे डार्क एज का क्या कंसेप्ट था, और उस सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर कवर किया और उससे धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन तक एक पूरी जर्नी ट्रैवल करके पहुँचे। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और वहाँ से आपको एक ये आइडिया लग गया होगा कि इसको हम किस तरीके से इस पूरे कोर्स में चलने वाले बहुत ही कहानी के फॉर्म में एक एक चीज़ को समझते समझते, उसके पीछे के लॉजिक को समझते समझते हम एक एक चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो कुछ भी मैं आपको फैक्चुअल यहाँ पर रीड करके नहीं बता दूंगा, बल्कि अगर एक भी शब्द यहाँ पे लिखा होगा उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, एक एक मतलब पूरा खंगाल के खोल के सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसको कोई हिला ना पाए। और इसीलिए आप देखो कि जब भी आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, यूपीएससी में एक बड़ा ही ये प्रचलन रहा है कि जिसका प्रीलिम्स निकलता है ना, भले वो मेंस में फंस रहा हो, एक आध नंबर से फंस रहा हो या इंटरव्यू में फंस गया हो, हम लोग के साथ भी सब ऐसा ही रहा। तो जो भी प्रीलिम्स में फंसता है ना, जो प्रीलिम्स जिसका क्लियर होता है वो हर बार क्लियर होता है। ये आपने एक टेंडेंसी देखी होगी कि एक बार प्रीलिम्स हो रहा है तो दोबारा भी हो रहा है, तीसरी बार भी हो रहा है, चौथी बार भी हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि उनके स्टैटिक का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि प्रीलिम्स उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह जाता है। दे हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन ऑफ प्रीलिम्स। वो प्रीलिम्स का कैलकुलेशन समझ चुके हैं, वो टॉपिक का ग्रेव इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं कि भाई ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पार्लियामेंट है तो आएगा ही आएगा उससे क्वेश्चन, ये प्रेसिडेंट है तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इसकी पावर से क्वेश्चन आना है, इसके इम्पैक्ट से क्वेश्चन आना है। तो वो जो कैलकुलेशन है, अगर एक बार आप भी समझ जाते हो, आपके लिए भी इट विल बी अ केक वॉक, तो वैसी चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप हमेशा, मैं तो हमेशा इस बात को बोलता रहता हूँ कि करंट का बाजा मत बजाते रहो। सिर्फ करंट का बाजा बजाते रहेंगे, करंट का जो अफीम है उसको खाते रहेंगे और मज़े में रहते रहेंगे, साल भर करंट पढ़ेंगे, फिर कहेंगे यार पढ़ा हुआ आया ही नहीं। तो वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आते, करंट इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं। करंट इश्यूज से भी स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मंजिल पे हमने आपको समझा दिया है कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं। खैर, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, फाउंडेशन को जितना स्ट्रांग आप बनाते चलोगे उतना ही आपके लिए ये जर्नी आसान होती चलेगी, और इस पूरी सीरीज में हम वही कर रहे हैं। खैर, ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अब यहाँ पर हमने अब तक ये सब समझ लिया इस पूरी जर्नी में कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया कैसे। अब आज हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पूरा प्रोसेस क्या था, हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और एक बड़ा डिबेट रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भाई हमने बोरो कर लिया, कुछ लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कर दिया। मैं आज उन सारे लोगों को गलत साबित करूंगा कि जो लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट कर दिया ना, उनको एक गलत साबित करने का पूरी मेरी बहुत तरीका रहेगा, उनको कैसे गलत साबित किया जाए वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हाँ, हमने बोरो किया है, हमने आइडियाज़ बोरो किए हैं, उसको हमने थोड़ा सा इंडियन टच भी बहुत सारी जगहों पर दिया है। उसके ऊपर एक डिस्कशन डिटेल में होने वाली, यानी कि आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर बेस होगी।
अब देखिए, सबसे पहले तो आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक प्रिंसिपल के तौर पर हर जगह पर यूज किया जाता है और इससे काफी सवाल भी यूपीएससी पूछता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों से अगर आप आज जाकर के पूछ लोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट अ फिजिकल कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिजिकल कंसेप्ट नहीं है, वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि एक बिलीफ है हमको कि भाई एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है। यानी कि इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि भाई एक देश है 100 लोग का, मान लीजिए उस 100 लोगों में से गवर्नमेंट में कितने लोग होंगे, अब मतलब 5 लोग मान लीजिए गवर्नमेंट बना रहे हैं उस देश की। तो अब ये 5 लोग, क्या गारंटी है कि ये 5 आदमी जो गवर्नमेंट बनाए हैं ये लोग ऑटोक्रेटिक नहीं हो जाएंगे, आर्बिट्ररी नहीं हो जाएंगे, या ये राजाओं की तरह एक्ट करना। भाई पहले राजा थे, राजा एक व्यक्ति था, उसके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, राजा जो चाहे वो कर सकता था। तो चलो राजा से हट करके हमने कहा कि अब 5-6 लोग की गवर्नमेंट रहेगी। तो 5-6 लोग की, इनकी भी क्या गारंटी कि ये लोग आर्बिट्ररी नहीं हो जाएंगे, ये लोग जो है अपना राज नहीं चलाने लगेंगे। तो वहां पर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि भाई ये जो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, इनको भी ये सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। इनके ऊपर भी एक किताब आती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इनको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी बिलीफ को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर मैं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बिलीफ है कि भाई गवर्नमेंट जो बनी हुई है ना, वो गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिट है, वो लिमिट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। और इसी कंसेप्ट को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, यानी कि कानून का राज कहते हैं। रूल ऑफ लॉ का पूरा मतलब इक्वालिटी से है कि भाई कानून के सामने सब बराबर होंगे। जो कानून प्रधानमंत्री के ऊपर लागू होगा वही प्रेसिडेंट के ऊपर लागू होगा, वही हमारे ऊपर लागू होगा, वही सांसद, विधायक, पार्षद, वार्षद सबके ऊपर सेम कानून लागू होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कानून से भी ऊपर आ रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति कानून से ऊपर जाता है, आप वहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की समाप्ति देखते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, वहां पर एक व्यक्ति है जो कि हर चीज से ऊपर आता है। वो किसी भी कानून को ऐसी तैसी कर सकता है, वो किसी भी कानून को खत्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति। वहां को आप, वहां की अगर आप बात करोगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक अनलिमिटेड गवर्नमेंट आप देखते हो, एक अनलिमिटेड पावर देखते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है वो कभी भी पीपल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता, बल्कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग करके नहीं देखे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पूरा कंसेप्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बेस पर होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी तभी तो उसके ऊपर लिमिट होगा, तो वो लिमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लगता है। और यही पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया है। इट इज अ बिलीफ दैट रिस्ट्रिक्ट्स द गवर्नमेंट, दैट लिमिट्स द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लिमिट लगाई जाती है। अब अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक इसका निगेटिव पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और एक इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है। हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो निगेटिव पर्सपेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो यही पर्सपेक्टिव है। यानी कि वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात है, यानी कि गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हर जगह पर। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम आर्टिकल्स में एक चीज लिखी हुई है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट, स्टेट शैल नॉट डू दिस, इट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। मैक्सिमम जगह पर ये फंडामेंटल राइट्स क्या दिखाता है? दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कि भाई स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि ये आर्बिट्ररी ना हो जाए, ये अनलिमिटेड ना हो जाए, ये किसी भी तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल ना करने लगे। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की निगेटिव सेंस की देन थी कि भाई इंदिरा गांधी ने अनलिमिटेड नहीं कर लिया अपने पावर को, वरना वो तो नया संविधान ही लिखने चल दी थी। अगर आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट को देखिए तो इंदिरा गांधी ने उसमें कोशिश किया कि भाई मैं नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख देती हूँ, हटाओ सारा बवाल हटाओ, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूंगी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो बिलीफ था, उसी के वजह से इंदिरा गांधी को रोका गया। इंदिरा गांधी रुक पाई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज थे उसी के माध्यम से इंदिरा गांधी को रोक दिया गया, इसीलिए कोर्ट भी कुछ कर पाया। तो ये तो हो गया निगेटिव कंसेप्ट, जिसमें हम सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक इसका पॉजिटिव कंसेप्ट भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जिसका आइडिया ये होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है फॉरवर्ड प्रमोट करने के लिए, और इसी से
पॉलिसीज़ फॉर्म होती हैं, इसी पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वजह से आप नई नई पॉलिसीज़ को देखते हो। और उसमें सबसे बड़ी पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी है। इट इज़ अ आइडिया ऑफ जस्टिस ऑल्सो, बट इट इज़ ऑल्सो एन आइडिया ऑफ पॉजिटिव आइडिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि प्रमोशन भी हो रहा है। जैसे हम LGBTQ की तरफ अब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जा रहे हैं उस तरफ। हमने बहुत मेजर चेंजेस किए, सेम सेक्स को हमने लीगलाइज किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवोल्यूशन दिखा रही हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पॉजिटिव आइडिया को प्रमोट करती हैं कि भाई हम राइट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, हम उसको इवॉल्व भी कर रहे हैं, हम वक्त के साथ उसको चेंज भी कर रहे हैं। और इसीलिए जो लोग ये सवाल करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्टेबल नहीं है, वो इस वजह से भी है क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इवॉल्विंग नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसीलिए इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ते हैं तो हमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस दोनों आइडियाओं को काफ़ी डिटेल में समझना पड़ता है, जिसको हम इसके ऊपर अभी हमने चर्चा करी। अब आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसका PDF भी आपके साथ ज़रूर से शेयर कर दिया जाएगा। मैं टीम के साथ ये PDF जो है वो शेयर कर दूंगा। अब जो भी हम करते जा रहे हैं उसको आप लिखिए नहीं, बल्कि समझने पर ज़्यादा फोकस करिए। लिखा ऑलरेडी यहाँ पर है, और लिखा हुआ जो ये है इसको ही आप जो है उसको अपने रिवीजन नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने जितना लिखना चाहिए उतना लिख दिया है। अगर मैं पूरी कहानी लिख दूंगा उसका कोई मतलब नहीं हो कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कभी। तो इसीलिए मैंने एक एक वर्ड में इसको समझा करके यहाँ पर उसको लिख दिया है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट ये हो गया। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट को देखा, दैट इज रूल ऑफ लॉ, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है, यानी कि कानून के आगे सब बराबर है। कानून का राज होगा, किसी एक व्यक्ति किसी एक सरकार का राज नहीं होगा, बल्कि कानून का राज होगा। लॉ के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें चलेंगी। एक रीसेंट एग्जांपल देते हैं, जैसे भी बुलडोजर एक्शन बड़ा न्यूज़ में रहा है, बुलडोजर एक्शन जगह जगह पर हो रहा था, तो रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया गया था। आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बुलडोजर एक्शन पर देखी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर वो चैलेंज किया गया कि यार ये कहाँ का कानून है, ये तो सरकार जिसको टारगेट करना चाह रही है उसके घर पर बुलडोजर चला देगी भाई किसी भी तरीके से। तो वहाँ पर बताया गया कि देखिए लॉ जो होता है वो सबके लिए इक्वल है। तो ये चीज़ पाई गई कि जहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन आपने देखा ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो पूरा प्रोसेस होता है एक लैंड में वो फॉलो नहीं किया गया था। नक्शा पास नहीं है किसी का, किसी ने इलीगल बना लिया है, किसी ने बाहर निकाल करके एंक्रोच कर लिया है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, वहीं पर बुलडोजर चले हैं। तो गवर्नमेंट उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी से वेंडेटा के लिए, पर्सनल वेंडेटा पर बुलडोजर चला दे, भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मुझे आपसे पर्सनल वेंडेटा, आपका सब कुछ, आपने पूरा लॉ फॉलो किया हुआ है, सब कुछ है, आपने घर पर बनवाया, सब ठीक है, ज़बरदस्ती मैं आपके घर पे चला दूँ बुलडोजर, तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्शन था वो रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल समन्वय के साथ था, इसीलिए उसको उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाए। आज भी बुलडोजर धूम से चल रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे भी लगाया है। बहुत सारे ऐसे मैटर्स में जहां पर उन्होंने पाया है कि पर्सनल वेंडिटा के तौर पर ये हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे मैटर्स पर स्टे भी लगाया। बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो हम बाहर क्योंकि सिस्टम के बैठे हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो न्यूज़ में हर जगह पर देख रहे हैं कि बुलडोजर ही चल रहा है, तो हमें लग रहा है बुलडोजर ही चल रहा है, कोर्ट वोर्ट सब बंद है। ऐसा नहीं है। कोर्ट अपना काम उस तरीके से लॉ के हिसाब से करता है, प्रोसेस के हिसाब से करता है। उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो चीज़ आपको एक समय बाद दिखाई देती है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है, एक रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, एक रूल बाय लॉ का कंसेप्ट है। हमने जो फॉलो किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमने रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस किया, हमने रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया, रूल बाय लॉ को फॉलो नहीं किया। दोनों में फर्क समझ लेते हैं, बहुत बेसिक सा फर्क है। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या है, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट, और ये इक्वालिटी के कंसेप्ट से सीधा सीधा रिलेट रखता है। इक्वालिटी के कंसेप्ट से रिलेट इसलिए लगता है कि भाई इक्वल कानून होगा सबके लिए, सब लोग कानून के सामने एक बराबर हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे राष्ट्रपति हो गए, सब कानून के सामने एक है। वही हमारा BNS है, सबके ऊपर वही लागू होगा, वही BNSS है, वही सबके ऊपर लागू होगा, जो क्रिमिनल लॉ है सबके ऊपर वही लागू होगा। जहाँ पर एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन पर्सनल लॉस की है, उसको भी अब हमने उसमें भी आइडिया दे दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए, और ये तमाम उसका चल ही रहा है मामला। कई सारे स्टेट ने उसको लागू भी कर दिया है।
वो भी चल रहा है मामला दूसरी तरफ। तो यही पूरा रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट, जहाँ पे बोलते हैं कि लॉ सबके ऊपर है, सबसे बड़ा कानून होगा, कानून से ही पूरा देश चलेगा, मतलब सबसे बड़ा चीज़ लॉ होगा। एंड वो सबसे पहला लॉ या सबसे ग्रैंडनॉर्म ऑफ ऑल लॉज या मदर ऑफ ऑल लॉज किसको कहेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंडनॉर्म ऑफ ऑल लॉज, और यू कैन से मदर ऑफ ऑल लॉज। सारे कानून जितने भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी जो थे और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, बनने के बाद भी जो कानून आए हैं, वो सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशनली ओके होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक चेकलिस्ट दे दी है कि भाई ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। अगर एक भी उसमें से चेकलिस्ट में से एक भी चीज़ को वो फुलफिल नहीं करता है, वो कानून नहीं लागू हो सकता। और इसीलिए आप देखोगे बहुत सारी लड़ाइयाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देंगी आपको कि भाई ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये कानून जस्टिस के अगेंस्ट है, ये कानून इसके अगेंस्ट है, ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है कानून। तो ये जो चेकलिस्ट है ना आइडियाज़ की, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज या ग्रैंडनॉर्म ऑफ लॉज कहते हैं कि सारे कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाते हैं, परमिशन लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन साहब हम इस देश में लागू हो जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाँ जी लागू हो जाओ, तुम सब ठीक हो, तुम्हारा एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है तुम्हारी, जाओ। तो फिर वो सारे कानून लागू होते हैं। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन बहुत जरूरी है, और इसीलिए कोई भी लॉ बनता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। खैर जुडिशियल रिव्यू बाद में पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कानून का राज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का राज होगा हमारे देश में, और सबके लिए कानून सेम होंगे, सब लोग इसी कानून के अंतर्गत आते रहेंगे। अब यहीं से आता है एक नेगेटिव कंसेप्ट, दैट इज रूल बाय लॉ, विच इज अ वेरी कॉलोनियल टाइप ऑफ कंसेप्ट। अब कॉलोनियल कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर रूल बाय लॉ को स्टैब्लिश किया, वो रूल बाय लॉ के प्रिंसिपल पर चलते थे। अब रूल बाय लॉ का मतलब ये है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए 100 लोगों का एक देश है, उन 100 में से 5-6 लोग एक सरकार बना लिए हैं। अब वो 5-6 लोग जितना भी कानून बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि उनको अपने रूल को इंटैक्ट रखना है। वो देश की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों के फायदे के लिए नहीं कानून बना रहे हैं। कानून इसलिए बन रहा है क्योंकि वो अपने रूल को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और लोगों को सप्रेस करना चाहते हैं। इसी कंसेप्ट को रूल बाय लॉ कहते हैं। और जाहिर सी बात थी, क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स थे ब्रिटिशर्स, इनका अपना देश तो नहीं था। अपने देश में ये लोग रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स पर ये रूल ऑफ लॉ चला रहे हैं। लेकिन जहां पर भी इन्होंने कॉलोनीज बनाई वहां रूल बाय लॉ चलाना शुरू किया, यानी कि जो भी कानून बन रहा है वो वहां के लोगों को सप्रेस करने के लिए बन रहा है, ताकि कोई उठ करके कोई मूवमेंट शुरू ना कर दे इनकी सरकार के खिलाफ, या इनके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। इसीलिए ये रूल बाय लॉ के कंसेप्ट से वहां पर चलते थे। और ये रूल बाय लॉ का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सप्रेस करने के लिए यूज होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 एक्ट्स को देख सकते हैं, राउलेट एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। जब आप देखोगे तो इन सारे एक्ट को सिर्फ इसलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्यों बनाया गया? ताकि जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कर्टेल किया जाए। तो सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करने के लिए राउलेट एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे कानून लाए गए। चाहे आप ये कानून देख लीजिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ था, पीडीए कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो अंग्रेज लेके आए थे, वो इसीलिए लाए थे कि भाई क्राइम किया नहीं किसी ने, लेकिन पहले ही उसको अरेस्ट कर लो, पहले उसको डिटेन कर लो। अरेस्ट भी नहीं, डिटेन कहते थे। हालांकि दोनों में बहुत एक थिन लाइन का डिफरेंस है, जो हम अभी आगे चल के चर्चा करेंगे उसकी, जब वो आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या था कि किसी ने कोई क्राइम किया नहीं, लेकिन उसको हमने पहले पकड़ लिया। अब जैसे उनको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक रैली होने वाली है यहाँ पर, तो नेताजी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगा करके अरेस्ट कर लो। और इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से बहुत सारे जो इंडिया के लीडर्स थे उनको उन्होंने जेल भेज दिया था। तो अंग्रेज जो पूरा रूल कर रहे थे वो रूल बाय लॉ का कंसेप्ट था कि हम कानून इसीलिए लाएंगे ताकि हम लोगों को सप्रेस कर पाएं, मूवमेंट्स को सप्रेस कर पाएं और अपने रूल को इंटैक्ट रख पाएं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ का। रूल बाय लॉ अगर आप देख लो तो उसको नेगेटिव सेंस में लेना, रूल ऑफ लॉ कहीं लिखा हुआ देखो तो उसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेना। आई होप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो भी 15-20 मिनट हुए हैं, हमें कम से कम इतना समझ में आ चुका है अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, ये सारे टर्म्स क्या हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज इसके क्या हैं। अब क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जर्नी, जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर देते हैं कहाँ से मामला शुरू हुआ। देखिए वैसे तो ये पूरी जर्नी 46 से कहा जाता है, 46 से जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए वो लोग तैयार हुए, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू होती है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें पीछे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एकदम कहानी के तौर पर समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में
ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई, जो ब्रिटिशर्स आपको इतने सालों से लगभग 200 साल आपके ऊपर राज कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स अचानक से उतना हृदय परिवर्तन कैसे हो जाएगा कि वो आपको छूट दे दे कि भाई जाओ तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, जाओ तुम अपनी सरकार बना लो। इतना आसान तो नहीं होगा, मतलब कुछ तो होगा। मतलब कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि यूं ही कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स भाई ऐसे इतना जल्दी तो हृदय परिवर्तन हो नहीं जाएगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी थी हिटलर, वो मजबूरी थी इंटरनेशनल डायनेमिक्स का चेंज होना, और इंडियन डायनेमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत सीरियस चेंजेस होना। इसमें मैं मानता हूं कि जो हमारे देश के बहुत बड़े लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, आप चाहे किसी का भी नाम लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, एम एन रॉय साहब आए, पंडित नेहरू आए, उसमें के एम मुंशी आए, है ना, एम एन रॉय साहब थे, बहुत लोग, जितने भी बड़े लीडर्स को जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, ये सारे के सारे बहुत टॉप क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और बाहर के संविधानों को बड़े अच्छे से समझने वाले लीडर्स थे। और यहीं से जो आइडिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो और स्ट्रांग होता है। खैर, इसकी पूरी प्रोसेस की शुरुआत 1937 से हो जाती है। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया, दो डिमांड थी कि भाई हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म किया, और यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी डिमांड रख दिया कि दोस्त, अब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, जितने भी ये सब मैटर्स हैं अंडर के, ये अंदर के सारे मैटर्स हम देखेंगे। ऑल्दो इस समय पर आइडिया अगर आप देखोगे, मोटा मोटा आइडिया क्या था, मोटा मोटा आइडिया यही चल रहा है कि ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंडर में रूल करेंगे, रूल हमारा ही होगा लेकिन ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंडर में रूल करेंगे। कुछ फेडरल टाइप का सिस्टम ये लोग बनाने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी तक हमारा बात नहीं हो रहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए अलाउ किया। और क्यों अलाउ कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इसमें एक बहुत बड़ा कारण इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी थी। अब इसको आप रिलेट करिए, लिंक करिए इंटरनेशनल डायनेमिक्स यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। वहाँ पर आप देखोगे इस वक्त पर 1937 तक ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और उसका सीधा सा कारण ये है कि एक्सिस पावर्स की जो शक्ति है वो तेज़ी से बढ़ रही है। एक्सिस पावर भी हटा दीजिए, अकेले हिटलर की जो शक्ति है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, और चांसलर बनने के बाद सबसे पहला काम जो हिटलर करता है वो ये करता है कि राइक्सटैग में आग लगा देता है। उसके बाद दूसरा काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जला देता है वहाँ के। अपना एक रूल जो है पूरा वो लेकर के जर्मनी में आ जाता है, और सीधी तौर पर धमकी ब्रिटेन से देता है, क्योंकि प्रॉब्लम उनको ब्रिटेन से ही थी डायरेक्टली, और उस प्रॉब्लम की जड़ें छिपी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साई और इन सारी चीज़ों में उसकी प्रॉब्लम छिपी हुई थी। वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, वो आप हिस्ट्री में सब पढ़ोगे और जैसे भी है उसको देख लेना। लेकिन हिटलर की बढ़ती हुई ताकत ब्रिटेन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गई थी, और हिटलर ने अपना अग्रेशन इस टाइम पर शुरुआत कर दिया था। ऑल्दो अगर हम ऑफिशियली देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1939 में शुरू होता है, पर उसकी तैयारी तो शुरू हो ही गई थी 37 तक। तो 37 आते आते अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो जितनी भी कॉलोनीज हैं हमारी, यही हमारे लिए आगे चल करके काम आने वाली हैं, क्योंकि इन कॉलोनीज में जो लोग हैं वही तो हमारी आर्मी में काम कर रहे हैं, वही तो हमारी नेवी में काम कर रहे हैं, तो इनका यूज़ हमें पड़ सकता है। ये बात उनको बहुत अच्छे से 37 तक समझ आ गई थी, और वो बहुत चालाक लोग थे, बहुत चालाक। ऐसे ही नहीं 200 साल राज कर लिया, बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, बड़ा प्लान्ड तरीके से ये कुछ भी काम करते थे। तो और इसीलिए 1937 में उस चेंजिंग डायनेमिक्स को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको थोड़ा सा पावर दे करके इनको इंटैक्ट रखते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत पहले, हम और पहले आज़ाद हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसमें पुश मारते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 2 39-40 में थोड़ा सा प्रेशर मारते हैं तो शायद हम 40 में ही आज़ाद हो जाते। सही कहते हैं वो। जो नेताजी का पूरा पॉलिटिक्स देखेंगे ना, नेताजी ने इतना प्रेशर बना दिया था अंग्रेजों के ऊपर कि वो बहुत पहले ही छोड़ करके भागने वाले थे देश को। वो तो खींचते खींचते उस समय 47 तक चला गया। और क्योंकि हम भी थोड़ा वायलेंट टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं था देश में, एक धड़ा जो था वो वायलेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, और इसलिए वो थोड़ा सा टाइम जो है वो टाइम बाय करते गए, टाइम खिंचता चला गया। और एक थोड़ा सा मिस जजमेंट ये भी हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनका हमने साथ देने का प्लान किया ब्रिटिशर्स का, वो भी एक थोड़ा सा मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन था, जो कि बहुत सारे बड़े लीडर्स, पंडित जी ने अपनी किताब में भी लिखा है उसको, कि वो एक मिस कैलकुलेशन मानते हैं। बहुत सारे लीडर्स, महात्मा गांधी ने तो खुलेआम बोला था कि ये मिस कैलकुलेशन एक थोड़ा सा हो गया। खैर, तो 1937
प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और फाइनली जो मुहर लगती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ऊपर, जो एक्चुअल मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है वो 1946 से शुरू होता है, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अच्छा, ये दौर अब वो है, मुस्लिम लीग भी काफ़ी ताकतवर हो गई थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग में जिन्ना जी जो हैं वो पहले बड़े ही राष्ट्रवादी थे, भारत के आइडिया बड़ा बिलीव करते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा जब ये महसूस होने लगा और फिर जब उनकी पॉलिटिक्स भी चमकने लगी और वो पूरा डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट था ब्रिटिशर्स का वो भी वो हुआ, जब सही तरीके से काम करने लगा, तो जिन्ना को अपना वोट बैंक समझ में आ गया और फिर वो तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो उनकी उसमें शुरू हो जाती है। तो मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो कैबिनेट मिशन प्लान में जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन था उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन ने, और वो अपने आप की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी है कि वो कैसे कैसे फिर वो पाकिस्तान के लिए मनवा लेते हैं अंग्रेजों को और फिर वो पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। खैर, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तीनों ने एजेंडा फॉर्म किया कि भाई एजेंडा ये है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, वही कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बनाएगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसके बाद एक फेडरल सिस्टम भी रहेगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर बाकी की स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होंगे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इंटरिम गवर्नमेंट से ही चूज की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में से, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट था, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। और इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई थी, यानी कि लोगों ने वोट नहीं किया था उसके लिए। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसने वोट किया था और उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इसमें से 308 मेंबर्स बचे थे। खैर, ये बन जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अगुवाई करते हैं और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है। ये क्लीमेंट एटली का एडवाइस था। क्लीमेंट एटली ने एडवाइस किया था कि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्लीमेंट एटली सेम चीज़ वहाँ पर भी काफ़ी पुश करते थे ब्रिटेन में भी, और उसी को देखते हुए उन्होंने इंडिया को भी ये आइडिया दिया, सारे बड़े लीडर्स को ये आइडिया दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस आइडिया के थे कि आपको एक डेमोक्रेसी फॉर्म करना चाहिए, और इसीलिए जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो ऐसा शेप का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी के आइडिया को ज़्यादा मजबूत रखना सोशलिज्म के आइडिया से। सोशलिज्म में फिर भी एक थोड़ा सा एक लूप होल ये आ जाता है कि हो सकता है यूनियंस बड़े स्ट्रांग हो जाएं, डेमोक्रेसी के आइडिया में कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, और इसीलिए आज हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से को आप एक ब्लूप्रिंट की तरह मान सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर्ड था, या इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा बनाया गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से निकल के आए, विच इज़ ओके। अगर एक फेडरल सिस्टम फॉर्म हो रहा है जहाँ पर थोड़ा सा आपको सेंट्रल बायस दिखाई देगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो फेडरल सिस्टम का पूरा हमने स्ट्रक्चर लिया था, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज इट इज़ पिक किया था। और उसके बाद इमरजेंसी का कंसेप्ट विच इज़ इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इमरजेंसी, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पिक किया था। हालांकि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश कंसेप्ट है, और इसको थोड़ा सा चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो धीरे धीरे फिर ये चेंज भी होता है। आगे चल करके जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इसमें क्या छोटे चेंजेस करके हमने उसको इंडियन वर्जन ऑफ इमरजेंसी बना लिया, और इसीलिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते रहे। दूसरा, ब्रिटेन क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे, जाहिर सी बात थी। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझते तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन ब्रिटेन के सिस्टम को हमने यहाँ पर वर्क करता हुआ देखा था। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट जो जैसे गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। हमने जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो ब्रिटेन से लिया, क्योंकि हमने वो काम करता हुआ देखा था। बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो लोग बाद में गवर्नमेंट में भी रहते, वो उनके साथ वर्क करके उस सिस्टम का इंटरनली वो सिस्टम कैसे वर्क करता है उस प्रोसेस को समझ गए थे। इसीलिए प्रोसीजर्स के केस में आप ज़्यादातर देखोगे हम ब्रिटेन के प्रोसीजर्स को फॉलो करते आए हैं,
और उसमें सबसे बड़ा प्रोसीजर लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यहाँ पर हमने ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, दैट इज द कंप्लीट कॉपी ऑफ ब्रिटेन सिस्टम। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, जो इक्वालिटी का कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, इक्वालिटी नहीं, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से आता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का ही रूल होगा, वो कंसेप्ट पर वो चलता है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी ब्रिटेन के ऊपर बेस्ड है। अब सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप में थोड़ा सा अंतर क्या है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब ये है कि भाई हम एक देश के नागरिक हैं और बाय डिफॉल्ट फिर हम सारे स्टेट के नागरिक बन जाते हैं। क्यों है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, क्यों हमने ये फॉलो किया, और ये ब्रिटेन का कंसेप्ट, ब्रिटेन ने भी क्यों इसको फॉलो किया, दोनों को समझो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना कि जब हम सिर्फ मग अप करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें वो चीज़ का फाउंडेशंस में समझ में नहीं आता। इसीलिए फाउंडेशन जितना स्ट्रांग तभी होगा अगर आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। अब सिंगल सिटीजनशिप को अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये डायरेक्टली रिलेटेड है, एक यूनिटरी सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड है। और ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो एक फेडरल सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे है इसको समझते हैं। देखिए ब्रिटेन जो था, द ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पर आइडिया ये था कि भाई जो लोग होंगे उन सबकी एक जॉइंट एलिजियंस क्राउन के लिए होगी। क्राउन भी क्योंकि बहुत सारे स्टेट को अगर आप देखिए, बहुत सारे स्टेट को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बना है, बहुत सारे अलग 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 टेरिटरीज को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बना। तो इसीलिए वहां पर क्राउन वॉज वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस कि भाई कोई कल को अपना देश ना बनाने की घोषणा कर दे। भाई बाद में असल में आखिर में आप देखो बाद में वही होता है। देयर इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आयरलैंड एंड वो आयरिश पीपल का खड़ा होना, वो मूवमेंट का पूरा खड़ा होना। खैर वो सब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, लेकिन वही होता है एट द एंड। इसीलिए वो चीज़ क्राउन को समझ में आती थी। इसीलिए क्राउन ने क्या किया कि भाई सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम रखो ताकि हम यूनिटरी गवर्नमेंट चला पाए, कि सबकी एलिजियंस जो होगी वो क्राउन से होगी, बिचौलिया कोई नहीं होगा इसमें। और इंडिया ने भी वही फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी रियासतों को मना करके मिला करके, और कैसे कैसे मिला करके उसकी तो अपनी एक अलग कहानी है। जूनागढ़ वाले तो वो पूरा उन्होंने, नवाब साहब ने प्लान बना लिया था कि हमें पाकिस्तान में मिलना है। पूरी पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू, और कहाँ जूनागढ़ है और कहाँ पाकिस्तान है। कह रहे थे कि हम कोई बात नहीं सी के रास्ते से चलाएंगे। वही बांग्लादेश वाला हाल होता तो वही हाल हुआ। तो जूनागढ़ को कैसे हमने मिलाया। कश्मीर का इशू आज तक चल रहा है, हैदराबाद में देखा था आपने। तो बहुत सारी रियासतों को मिला करके एक देश बना रहे थे। तो अगर हम इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप का वो मतलब प्रावधान रख देते तो फिर तो कोई भी खड़ा होकर के अपना देश बनाने की बात करने लगता। भारत को समझ में आया सिंगल सिटीजनशिप, इसीलिए हमने फॉलो किया, क्योंकि वहाँ क्राउन के लिए एलिजेंस, वैसे ही यहाँ पर एलिजेंस हमारे देश के लिए होगा। यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। वहीं यूएस में जो है, क्योंकि वो यूएस इज हाईली फेडरल, वहाँ पर स्टेट्स जो है वो सेंटर से ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वहाँ पर दो तरीके की नागरिकता होती है। एक तो देश की नागरिकता है, उसके बाद स्टेट्स की भी नागरिकता है। तो इसीलिए ये उस कंसेप्ट से बहुत सीधा सीधा रिलेशन है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आज आप देखते हो, जो पार्लियामेंट्री सेटअप आज आप देखते हैं, जहाँ पर एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये पूरा सेटअप जो है, ये हमने दो हाउसेस का सेटअप, ये भी ब्रिटेन से बिल्कुल लिया हुआ। ब्रिटेन में इसी तरीके से दो हाउस काम करते हैं। और उसके बाद जो पोर्टफोलियो सिस्टम है कैबिनेट का, वो कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से पिक किया, जहाँ पर एक कैबिनेट बनता है, उस कैबिनेट में पोर्टफोलियोस अलॉट किए जाते हैं और फिर वो लोग उसी मंत्रालय जैसे जो बनते हैं उसी चीज़ के लिए, से रोड मिनिस्टर है तो वो उसी के लिए काम करेंगे, रेल मिनिस्टर है तो वो उसी के लिए काम करेंगे। इस तरीके से पोर्टफोलियोस उनको डिवाइड होते हैं। कैबिनेट का भी जो सिस्टम है कि भाई गवर्नमेंट है और फिर गवर्नमेंट के ऊपर एक हमने अलग से गवर्नमेंट में से ही कुछ लोग को लेकर कैबिनेट बनाया है, तो ये कैबिनेट का सिस्टम भी हमने उनसे पिक किया। अब ऐसे ही यूएसए के भी हमने संविधान के ऊपर काफ़ी मेहनत करी थी, और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो यूएस से पिक की जा सकती थी, वही हमने एकदम एग्जैक्टली पिक भी की थी। क्योंकि ब्रिटेन का जो सिस्टम है, अच्छा यही आर्टिकल 21 में भी मैं रेफर करूंगा, इसलिए यहीं पर सुन लेना। ब्रिटेन के सिस्टम में आपको एक बड़ा ही स्ट्रांग पार्लियामेंट दिखाई देगा। क्राउन, पहले क्राउन रूल करता था, क्राउन से सारी ताकत धीरे 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 इन लोगों ने छीन के क्या की, पार्लियामेंट को दे दी। अब पार्लियामेंट भी तो आर्बिट्ररी हो सकता है ना यार, वो हमें दिखता भी है, ब्रिटेन में है भी कई जगह पे आर्बिट्ररीनेस वहाँ पार्लियामेंट की, वहाँ दाद बपौती है एकदम पार्लियामेंट की। वहाँ के सांसद आप एमपीज को देखोगे ना, ब्रिटेन के बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो मंत्री होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए करप्शन बहुत ज़्यादा है ब्रिटेन में, और उनके ऊपर उतने उस लेवल के चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की एक सुप्रीमेसी टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा।
हमने इस बात को समझ लिया कि भाई पार्लियामेंट भी तो सुप्रीमेसी अपनी अथॉरिटी रख सकता है, पार्लियामेंट भी तो आर्बिट्ररी हो सकता है। अगर एक ही मान लो एक पार्टी की सरकार आ गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, और एक ही पार्टी की सरकार आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है 50 साल 60 साल, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको चेक में रखने के लिए, और देखिए हुआ भी यही, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, इसीलिए वो भारत को बहुत अच्छे से समझते थे, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते थे, उनको इस बात का अंदेशा था कि भाई एक ही पार्टी है कांग्रेस, अगर देश बनता है इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस ही तो जीतेगा। अगर नई नई पार्टी फॉर्म भी होती है, उनको भी अपना वोट बैंक बनाने में, उस राजनीति में अपना अच्छा वोट लेने में काफ़ी समय लगेगा। 10-20 साल तो लग रहे हैं, मतलब 20-25 साल तो एक सरकार चलनी ही चलनी है। और वो 20-25 क्या, आप देखो कि वो 1990 तक, मतलब वीपी सिंह की सरकार आने तक वही सरकार लगातार चलती रही है बिना ब्रेक के। तो ये बीच में 2 साल का मोरारजी देसाई के टाइम पर जरूर ब्रेक आया, लेकिन लगातार इन लोग की सरकार चली। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जुडिशियल सेटअप ना होता और जुडिशरी जो है वो सरकार से ही चलता या सरकार से ही रिलेटेड रहता, तो कहीं ना कहीं वो आर्बिट्ररी हो जाते। इस बात को समझते हुए यूएस से हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसको पिक किया कि जुडिशरी जो होगा वो पूरा ही इंडिपेंडेंट होगा, ना उसके इलेक्शन में इनका कोई रोल होगा पार्लियामेंट वालों का, ना एग्जीक्यूटिव का कोई रोल होगा उसके इलेक्शन में। उसके पास अपना इलेक्शन बॉडी होगी, उसका इलेक्शन अलग से बिल्कुल कराया जाएगा, कोलेजियम होगा, और फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी अलग होंगे, वो भी सचिवालय से नहीं चलेगा। इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट का अपना एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, अपना एक रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट होता है, उनकी हायरिंग वायरिंग सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही चलती है। कहीं से किसी तरीके से भी सरकार से या सरकार के तंत्र से जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हम मेंटेन कर पाते हैं। तो ये हमने यूएस से पिक किया, और क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम हम लेके आ पाए कि भाई पार्लियामेंट अगर कुछ भी बना रहा है, कोई भी लॉ बना रहा है, उसको आप जुडिशरी के पास ले जाकर के चेक करा सकते हो। दैट इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहां पर उसका रिव्यू हो सकता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट, जहां पर गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात है। इसीलिए आप देखो यूएस में हर जगह पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि कहीं ना कहीं ये लोग किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को ऐसा बना रहे हैं कि गवर्नमेंट को लिमिट किया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक रखा जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ये सारा कुछ क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? इट इज अ राइट फॉर द सिटीजन्स, जहां पर स्टेट आर्बिट्ररी ना हो जाए, उसके लिए फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए लिख दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स है, और आप इसको कोर्ट में जाकर के सीधा क्लेम कर सकते हो अगर स्टेट ज़्यादा दादा बनता है तो यही है। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो पूरा पोस्ट है, प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस है, वो हमने यूएस से पिक किया, वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएस से पिक किया। उसके बाद अब बात आती थी एक मिक्सचर की, जो आज हम देखते हैं, आप जो देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी कि हम यूनिटरी भी है और फेडरल भी हैं, दोनों हैं। तो ये हमने कनाडा से सीखा कि भाई हम एक सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म रखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कई मामलों में उसकी ताकत स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होगी, ताकि हम यूनिटरी सिस्टम रखें। तो हम फेडरल है, इसीलिए हम कहते हैं खुद को क्वासी फेडरल है। हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है कि स्टेट के पास एकदम सारी शक्तियां हैं। कई जगह पर स्टेट को सेंटर दबा देता है, और इसीलिए चाहे आप बजट एलोकेशन में देख लो, वहां पर सेंटर को एक ताकत है, चाहे आप दूसरी चीज़ों में रेसिडुअरी पावर्स सेंटर के पास होती है। रेसिडुअरी पावर्स का मतलब ये है कि जैसे 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। लिस्ट 2 में वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए जिनके ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट है जो कि लिस्ट 3 है, जिसमें वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए जिनके ऊपर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नए दौर में आ गया हो और वो तीनों लिस्ट में ना लिखा है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो वो रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। ऑटोमेटिकली वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ये हमने कनाडा से पिक किया और बहुत ही शानदार तरीके से आज ये काम कर रहा है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि दिखाता है कि क्यों सरकार को प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होना चाहिए, वो हमने आयरलैंड से पिक किया। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड भी आयरलैंड से पिक हुआ।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, जो मैंने लिस्ट 3 आपको बताई, उसमें वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते कानून, और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा ये लोग भी है ना, आयरलैंड भी है। 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को देख करके पूरी दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, और उनका एक आपको इम्पैक्ट इन सब पे दिख जाएगा। एक था ब्रिटेन का सिस्टम और एक था यूएस का सिस्टम, ये दोनों सिस्टम अपने आप के बड़े विपरीत हैं। और इन लोगों ने क्या किया, हमने भी वही किया, कनाडा ने भी वही किया, आयरलैंड ने भी वही किया, ऑस्ट्रेलिया ने वही किया, कि इनके सिस्टम को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके अपने फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया और उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट उठाया। अब साउथ अफ्रीका से हमने ये सीखा कि जो अमेंडमेंट है वो 2/3 मेजोरिटी से भी हो सकता है, और राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कई सारे लीडर्स भारत में भी निकले, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ के कई सारी जो पेपर्स हैं वो भी लिखे गए। बहुत लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बड़ा बेस करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था कि एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 से शुरू हुआ, 1799 में वो ख़त्म होता है जब एक फ्रेंच कॉन्सुलेट बन जाता है फ्रांस के अंदर। और उसमें पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 3 मोटो था, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इस चीज़ के ऊपर बेस था। इक्वालिटी यानी कि सब एक बराबर होंगे, एक समान होंगे, कानून इक्वली लागू होगा सबके ऊपर। लिबर्टी होगी सबको, और फिर यहीं से लिबरल डेमोक्रेसी का भी कंसेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरल डेमोक्रेसी और इन सारे टर्म्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो लिबर्टी का कंसेप्ट है, और उसके बाद फिर फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आता है। ये तीनों आइडियाज़ प्रियम्बल में भी आपको दिखाई देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको दिखाई देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली हमने कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमने प्रियम्बल में बहुत उसको साफ कर दिया था कि ये चीज़ें हैं, किस किस तरीके की क्वालिटी होगी, कैसे लिबर्टी होगी, कैसे फ्रेटर्निटी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वेरियस आर्टिकल्स में ये सारे प्रिंसिपल्स दिख जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट था रशियन रिवॉल्यूशन। जो रशियन रिवॉल्यूशन था वहाँ पर हमने देखा था कि बोल्शेविक्स की अगुवाई जो है लेनिन करते हैं, बोल्शेविक पार्टी बनाते हैं, और ज़ार निकोलस II का रेंज जो है वो रशिया में ख़त्म होता है। और ये प्रमोशन जो था वो आइडियल ऑफ जस्टिस के ऊपर था। अब जस्टिस और इक्वालिटी में एक बड़ा ही डिफरेंस है। आप कहोगे इक्वालिटी का मतलब सब एक बराबर, जस्टिस का ही मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार। फिर दोनों अलग कैसे हैं? दोनों का अलग इस तरीके से समझिएगा, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम निगेटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं, यानी कि सबके ऊपर सेम चीज लागू होगी बिना उसके कंडीशन को देखे हुए। जैसे मान लीजिए मैं हूं और एक डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति है, और हम दोनों में रेस करवा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो जो डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति है और उसके पैर में ही दिक्कत है, तो वो व्यक्ति कैसे मुझसे रेस में जीत पाएगा? मैं जाहिर सी बात है जीत जाऊंगा। अगर हम दोनों को एक ही लाइन पर जबरदस्ती उसकी कंडीशंस को भूल करके खड़ा करा करके दौड़वा दिया जाए, वो इक्वालिटी का कंसेप्ट होगा, निगेटिव सेंस ऑफ इक्वालिटी। वहीं जस्टिस की जब हम बात करने लगते हैं तो हम कंडीशंस को देख करके थोड़ा सा वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है ना, उसको एक फायदा देने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको थोड़ा आगे खड़ा करेंगे या आपको और आगे खड़ा करेंगे ताकि बराबरी का मुकाबला हो पाए। वो आइडिया है जस्टिस का। और जस्टिस 3 तरीके से हो सकती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, जिसके ऊपर प्रियम्बल में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये तीनों आइडियाज़ कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और कैसे आपको अलग अलग आर्टिकल्स में ये दिख जाएंगे। इसके अलावा उसी रशियन रिवॉल्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी कंसेप्ट पिक किया है। तो इस तरीके से आइडियाज़ को बोरो किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फुलफिल किया उन आइडियाज़ को, और वही हम आर्टिकल्स के माध्यम से एक आइडिया को देखेंगे। जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो मैं उसमें आपको बताते चलूँगा कि ये आइडिया प्रमोट कर रहा है, ये आइडिया जैसे सेकुलरिज्म का एक आइडिया है, इक्वालिटी का आइडिया 14 से 18 में है, ठीक इसी तरीके से लिबर्टी का आइडिया है, लिबर्टी फ्रीडम इनका आइडिया है 19 आर्टिकल में, वो दिख जाएगा आपको। सेकुलरिज्म का आइडिया, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड का आइडिया है, ये सारे आइडियाज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको बेसिक लेक्चर 2 पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, सारे आपको रिप्लाई वहाँ पर कमेंट में ही कर दिया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।